Hello friends, welcome to the new video of revision series. Myself Sumit Solanki and let's start it. Okay, so मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज़ रिवीजन सीरीज जो भी बच्चे नए जुड़े हैं. सो रिवीजन सीरीज में हम करते क्या है, रिवीजन सीरीज में एक चैप्टर पिक करते हैं, कोई भी वन चैप्टर. जैसे कि इस वीडियो में आपको कैपेसिटर के बारे में पढ़ाया जाएगा, कैपेसिटर. एंड हम इस सीरीज में उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी होते हैं, रिलेटेड थ्योरी जो भी नीट के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब कवर की जाती है इस वीडियो में. एंड उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं. सेकंड चीज़, जितने भी उससे रिलेटेड फैक्ट्स है जो कि डायरेक्ट मतलब कि स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं वो सब बता दिए जाते हैं आपको. एंड जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स एंड फॉर्मूले हैं, शॉर्ट ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज है वो सब बताया जाएगा आपको इस वीडियो में. ओके, सो बिगर किसी टाइम, और ये वीडियो क्या रहने वाली है, क्विक वीडियो रहने वाली है, ताकि जिससे आप सारी थ्योरी से एक बार ओवरव्यू हो जाए आपका एंड आप सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जा पाए, है ना. इसमें आपका फटाफट सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी. सो इस वीडियो के बाद आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो नीट में आ रखा हो और आपसे नहीं बने, है ना. ऐसा रहने वाला है. ये वीडियो 15 से 30 मिनट का रहने वाली है, बिल्कुल कम टाइम लूँगा क्योंकि आपका टाइम काफ़ी एफिशिएंट. ओके, यू स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सो कैपेसिटर. ओके, कैपेसिटर स्टार्ट कर रहे हैं हम इस वीडियो में. सो टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप के कैपेसिटर हमें पढ़ने होते हैं नीट के लिए. सो फर्स्ट, स्पेरिकल कैपेसिटर हमारे लिए पढ़ना है. ओके, इससे भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं काफ़ी बार. सेकंड, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इससे भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में. थर्ड, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है नीट में एक न एक. ओके, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट. स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो. सो व्हाट इज़ कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस क्या है, किसी भी कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, इस चीज़ को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस. ओके, व्हाट इज़ कैपेसिटेंस. सो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है हमारा, फराड. फराड इज़ अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. ओके, मूव फॉरवर्ड. कैपेसिटेंस कितने, दो तरह के देख रहे हैं हम, आइसोलेटेड स्पेयर के लिए एंड स्पेरिकल एंड कंडक्टर के लिए, सिलेंडर के लिए. आइसोलेटेड मतलब जो एक स्पेयर है ना, एक स्पेयर पे चार्ज है तो उसकी कितनी कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की, उसको हम बोल रहे हैं आइसोलेटेड स्पेयर की कैपेसिटेंस. सो वो कितना होता है हमारे पास, कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास सिंपली फॉर्मूला होता है चार्ज बाय वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना. सो देख लेते हैं वो कितना आ रहा है, क्यू. और पोटेंशियल का हम फॉर्मूला पढ़ चुका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाय आर. तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बन रहा है, के की वैल्यू पुट कर दी मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो उससे मेरे पास आ गया कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. अब इस पर डायरेक्टली बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको याद रख लेंगे. ओके, नेक्स्ट, स्पेरिकल कैपेसिटेंस देख लीजिए. स्पेरिकल कैपेसिटेंस मान लीजिए एक हमारे पास शेल है अंदर और एक बाहर है. सो मान लीजिए अगर इस पर क्यू चार्ज है तो इस पर माइनस क्यू चार्ज आ जाता है. अंदर वाले का रेडियस R1 है, बाहर वाले का R2. तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा वो देख रहे हैं, है ना. लेट्स सी. कैपेसिटेंस इसका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1. डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है, कोई भी नीड में कई बार पूछा भी गया है. सो आप इस पर बता सकते हो किस तरीके से रेडियस पे वेरी कर रहा है ये चीज़, है ना. ओके, नाउ सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस के लिए देख लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास ये सिलेंडर है, अंदर वाले का रेडियस R1 है, बाहर वाले का हमारा रेडियस R2 है. अंदर वाले पे चार्ज प्लस क्यू, बाहर वाले पे माइनस क्यू, लेंथ है. तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइड बाई Ln R2/R1. ओके, सो मैंने आपको ये इनका जो भी इंपॉर्टेंट, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट इन पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. सो मैंने आपको फॉर्मूला के बेस पे ये समझा दिया. ओके, आगे मूव करते हैं. ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. मान लीजिए हमारे पास दो प्लेट्स है. ओके, इनसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई पास हो रही है. मान लीजिए इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज आ जाता है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड रन करेगी प्लस से माइनस की तरफ, है ना. इसका एरिया ए है, इन दोनों के प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी है. सो अब हम इस तरह के कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे. अब इसको 2D में कैसे ड्रॉ करेंगे हम अपनी नोटबुक में, इस तरीके से एक प्लेट ड्रॉ कर देंगे, दूसरी प्लेट, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई. ओके, मूव फॉरवर्ड. इसकी भी कैपेसिटी क्या होगी, क्यू बाई वी. इस केस में देख लेते हैं क्यू क्या होगा हमारे पास, क्यू, और बी क्या हो जाएगा, ई डॉट डी. ई डॉट डी, है ना. वोल्टेज क्या पढ़ी थी हमने पिछली वीडियो में, ई डॉट डी. ओके, सो मूव करते हैं आगे. सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी हमने सिंपली,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है मेरे पास प्लेट के कारण सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है ना। एक प्लेट के कारण क्या होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दो प्लेट के कारण हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह हमने क्यू बाई ए रख दिया, सो मेरे पास बन गया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डॉट डी। सो क्यू से क्यू कट गया तो मेरे पास कैपेसिटेंस कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है कैपेसिटर के लिए, सो आपको ये तो पता ही होना चाहिए। ओके सो मैंने बताया भी कैसे आया हुआ है। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। चार्ज, एनर्जी स्टोर्ड और वर्क डन बाय बैटरी एंड हीट डिसिपेटेड, इन सब के लिए फॉर्मूला पढ़ लेते हैं हम। चार्ज कितना होगा एनर्जी स्टोर करने के लिए, वर्क डन बैटरी कितना वर्क करेगी, हीट डिसिपेशन क्या होगा। मान लीजिए कोई कैपेसिटर है मेरे पास t इक्वल्स टू 0 मतलब इनिशियली, है ना। सो इस पे देखते हैं, और ये क्या है मेरे पास स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर मतलब कि फाइनली बहुत ज़्यादा टाइम बाद t इक्वल्स टू इन्फिनिटी टाइम बाद फाइनली जब रीच पे आ गया। इनिशियली क्या होगा t इक्वल्स टू जब यहाँ से चार्ज निकलना स्टार्ट होगा और यहाँ से चार्ज मूव कर जाएगा कैपेसिटर में। एक फाइनल टाइम बाद क्या होगा, ये कैपेसिटर अपने मैक्सिमम कैपेसिटेंस तक चार्ज को स्टोर कर चुका, उसके बाद चार्ज फ्लो नहीं होगा, उस स्टेट को बोलता हूँ मैं स्टेडी स्टेट। ओके आगे मूव करते हैं। फर्स्ट इसके चार्ज कितना होगा C इंटू वी। ओके वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा चार्ज फ्लोन मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर। ओके दैट इज सी वी स्क्वायर। ओके क्योंकि मैंने चार्ज की जगह सी वी पुट कर दिया। ठीक है आगे मूव करते हैं। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर सी इक्वल्स टू आप यहाँ से पुट करोगे इस फॉर्मूले के सी की वैल्यू क्यू बाई वी, तो ये भी आ सकती है आपकी क्यू स्क्वायर बाई 2c। ओके मूव करते हैं आगे। हीट डिसिपेटेड क्या होगी हमारे पास, कितनी हीट वेस्ट होगी, मतलब कि ये अगर चार्ज मूव करेगा तो हीट भी जनरेट हो गया ना, तो वो हीट कितनी वेस्ट हीट डिसिपेटेड हो रही है उसको पढ़ लेते हैं। वो क्या उसके लिए फॉर्मूला होगा बस वर्क डन बाय बैटरी ने जितना वर्क किया और पोटेंशियल एनर्जी जितनी जनरेट हुई उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आ रही है मेरे पास हाफ सी वी स्क्वायर। सो ये चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे नीट में, और इनमें से भी एक क्वेश्चन आना कंफर्म होता है। सो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें और इनको समझें, है ना। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया चार्ज फ्लो होगा जो भी इसमें चार्ज फ्लो हो रहा होगा मल्टीप्लाई वी स्क्वायर सी वी स्क्वायर वर्क डन बाय बैटरी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाई 2c, हीट डिसिपेटेड वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा ई, इसका भी हाफ सी वी स्क्वायर। ओके आगे मूव करते हैं अब। और ये मतलब कि 50% है ना जितने भी बैटरी के द्वारा वर्क किया गया। सो फोर्स बिटवीन प्लेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी काफ़ी बार पूछा गया है नीट में क्वेश्चन कि दो मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा होता है ना। ये मान लीजिए प्लस की फोर्स है, प्लस की प्लेट है, ये माइनस की, तो माइनस प्लस आपस में अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, तो इस पर कितना फोर्स लगता है वो पढ़ लेते हैं। सो फोर्स कितना होगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चार्ज कितना है इसका, चार्ज क्यों है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है एक प्लेट के कारण। अब यहाँ पर हम दोनों प्लेट का कंसीडर नहीं कर रहे, क्यों एक प्लेट के कारण दूसरे पे फोर्स कितना लग रहा है वो देख रहे हैं। क्यू बाई टू ये होते हैं हमारे क्या होते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी ना, सिग्मा की वैल्यू रख दूँ मैं क्यू ए, सो ये मेरे पास ये क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। सो ये सोल्व करेंगे, सो मेरे पास फोर्स आ जाती है क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ओके सो मैंने आपको ये रीज़न भी दिया, काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है ये क्यू बाई सिग्मा एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम एक प्लेट के कारण ले रहे ईच। ओके आगे मूव करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन रखे गए और उसको सोल्व करके बताइए आप। सो आगे मूव कर ले, दो टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में मान लीजिए कैपेसिटर है ये C1 और C2 बैटरी के साथ जुड़े हैं वी बैटरी के साथ, इस पे मान लेता हूँ मेरे पास वोल्टेज कितना आ गया V1 और इस पे आ गया V2। ओके चार्ज क्यू मूव कर रहा था इस पे क्यू माइनस क्यू फिर प्लस क्यू फिर माइनस क्यू। ओके ये आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं। सी इक्विवेलेंट क्या होगा हमारे पास सीरीज के लिए दो कैपेसिटर के लिए C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ओके एंड सेकेंड पॉइंट चार्ज कितना होगा इसके लिए सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई वी। इनका पहले हम चार्ज नेट जो फ्लो कर रहा है सर्किट में उसे फाइंड करना है, तो कैसे निकाल लेंगे सी इक्विवेलेंट बाई वी मल्टीप्लाई बाई वी। ओके नाउ अगर मेरे पास एन आइडेंटिकल सीरीज में जुड़े हो तो क्या होगा सेम सी सी सी, तो उनके लिए होगा मेरे पास सी इक्विवेलेंट सी बाई एन। ओके आगे मूव कर जाते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा हमारे पास,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा मेरे पास, चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा Q1 एंड Q2, बट वोल्टेज क्या रहेगी, यहाँ से अगर V है, इस पॉइंट पे V, ऊपर भी V, नीचे भी V, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, है ना। तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगी, चार्ज डिफरेंट। सीरीज में क्या रहता है, चार्ज रहता है हमारे पास सेम, पैरेलल में क्या रहता है, वोल्टेज रहती है मेरे पास सेम। ओके, आगे मूव करते हैं। सी इक्विवेलेंट इस केस में क्या होगा, सिंपली C1 प्लस C2 हो जाएगा। सेकेंड, चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 चार्ज हो जाएगा मेरे पास C1 भी, Q2 चार्ज हो जाएगा मेरे पास C2 भी। ओके, और मेरे पास एन आइडेंटिकल पैरेलल है, एन आइडेंटिकल मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, सो उनके लिए सी इक्विवेलेंट कितना होगा, NC हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके, सो अल्टरनेटिंग देख लेते हैं इनका। मान लीजिए एक मैं आपको सर्किट बता रहा हूँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया नीट में, इसलिए मैंने डायरेक्ट एग्जांपल आपको बताना जरूरी समझा, तो मैं आपको ये लिए बता रहा हूँ। सो देख लेते हैं हमें, और मान लीजिए मेरे पास इस टाइप का सर्किट है कुछ, एक प्लेट कैपेसिटर यहाँ पर है, ये एक्स से जुड़ा हुआ है, मतलब इस पे एक्स है, और ये सेकंड प्लेट है, एंड ये वाई है। ओके, सो हमें, और ये आपस में कनेक्टेड है फर्स्ट एंड सेकंड, सो इसका सी इक्विवेलेंट पूछ रहा है मुझसे। तो और ये सारी प्लेट्स क्या है, आइडेंटिकल है आपस में, ठीक है। और कैपेसिटेंस क्या होता है इसका, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। मुझे सी इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो वो कैसे फाइंड करूँगा मैं, देख लेते हैं। इस सर्किट को मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये x है और ये y है। मैंने एक पॉइंट मान लिया x, दूसरा पॉइंट मान लिया मैंने y। अब x के साथ 1 से भी एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, और 2 से भी। सो x के और 1 के बीच में क्या है, एक कैपेसिटर, और 2 के साथ भी एक कैपेसिटर। ये पॉइंट मैंने मान लिया 1 2, है ना, और 2 के साथ जुड़ा हुआ है y में खाली। सो ये मेरे पास क्या आ गया, एक कैपेसिटर यहाँ पर आ गया y के साथ, है ना। तो अब मैं इसका सी इक्विवेलेंट इजीली फोल्ड कर सकता हूँ, ये पैरेलल में और फिर इनका सीरीज। सो इसको सोल्व करा, पैरेलल में 2c इनका आ जाएगा, पैरेलल में c/2, और प्लस में इसके साथ c, तो क्या आ जाएगा, बस 2c/3 आ जाएगा, 3c/2 आएगा, और इसको रेसिप्रोकल करके सोल्व कर लेंगे पैरेलल का। ओके, अब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार पूछा गया है नीट में। अब इसके दो टाइप्स का हो सकता है, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड वाला पढ़ लेते हैं। सो देखते हैं, तो ये मान लीजिए हमारे पास इस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है व्हीटस्टोन बैलेंस सीरीज में, यहाँ पर C1, यहाँ पर C2, यहाँ पर C3 एंड यहाँ पर C4, और बीच में C5। सो हम इसको डायरेक्टली सोल्व करना काफ़ी टफ रहता है। तो बैलेंस्ड वाली कंडीशन क्या होती है मेरे पास, बैलेंस, एक तो हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ तो ऐसा बन जाता है मेरे पास, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ 1, इसको बोल देता हूँ 2, तो x और 1 के बीच में एक मान लेता हूँ मैं, है ना। इस टाइप से मैं ड्रॉ कर दूंगा इसका, x और 1 के बीच में कौन सा सर्किट है, C1, और फिर 1 और 2 के बीच में एक C5, है ना, फिर 1 और y के बीच में एक। so, इस टाइप से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये ऐसा बन जाता है मेरे पास सर्किट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट। अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, C1/C3, मतलब ये वाला रेशो इसके रेशो के बराबर होगा, तो ये चीज़ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इससे होगा क्या एक्जैक्टली, हम इसके बाद नेगलेक्ट कर सकते हैं C5 को, इस वाले कैपेसिटेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो हमारे पास सोल्व करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। मान लीजिए ये हटा दिया मैंने, तो ये डायरेक्टली 2 से जुड़ जाएगा, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा इनका, और इनका पैरेलल बन जाएगा, तो डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा ये। इन दोनों का पैरेलल आ जाएगा मेरे पास C/2, इन दोनों का पैरेलल C/2, ये आपस में सीरीज में आ जाएंगे, सो ये सोल्व हो जाएगा। ओके, हाँ, तो सर्किट फिर कैसा दिखेगा हमारा, ऐसा सर्किट दिखेगा C5 को नेगलेक्ट करने के बाद। अब अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सोल्व कैसे किया जाए, उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, अगर हमने वो प्रोसीजर फॉलो किया तो हम अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को फाइंड कर पाएंगे। ओके, सो प्रोसीजर देख लेते हैं। सो इससे प्रोसीजर को देखने से पहले हम थोड़ा जंक्शन रूल पढ़ लेते हैं। जंक्शन रूल होता क्या, मान लीजिए एक पॉइंट से 3 हमारे पास कैपेसिटर निकल रहे हैं, 1 2 3, और बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, इनसे, तो मैं क्या बोलूँगा, इस जंक्शन पे क्या होगा, Q एट जंक्शन विल बी 0, इस जंक्शन पे जो चार्ज होगा वो 0 होगा अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मान लीजिए मेरे पास ये सर्किट गिवन है ना, ये वाला सर्किट, यहाँ से मान लीजिए कैपेसिटेंस C1 C2 C3 C4, और उनके साथ बैटरी कनेक्टेड है V। मैंने बैटरी से Q चार्ज निकाला, यहाँ से मूव किया, तो यहाँ से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा Q1, यहाँ से Q2 चार्ज कुछ, है ना, से ऐसे मूव कर गया। सो ये वाले जंक्शन से मैं देखता हूँ जंक्शन रूल अप्लाई करके, इस पर मैं बोल देता हूँ पोटेंशियल क्या है मेरे पास x, और इस पर बोल देता हूँ y। सो मेरे पास क्या होगा, एट x पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो होगा
अब इनका नेट चार्ज 0 में ले रहा हूँ मैं, क्यू नेट इक्वल्स टू 0 एक्स पॉइंट के लिए। तो मेरे पास चार्ज क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू सी वी होता है। सी यहाँ पर लिखा मैंने C1 और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस वी। यहाँ पर C5 लिखा मैंने इसके लिए लिखा x माइनस वी। मैंने x को हायर पोटेंशियल में माना और इसको लोअर पे, और फिर मैंने x माइनस 0 कर दिया, है ना। तो मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा होगा, यहाँ से ऐसे जा रहा होगा चार्ज, और यहाँ से ऐसे जा रहा होगा, और यहाँ से ऐसे। तो इस पर नेट चार्ज क्या हो रहा होगा, 0। इस तरीके से यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी। y के लिए भी सेम इक्वेशन लिख दूँ मैं, यहाँ पर भी नेट चार्ज 0 हो रहा होगा। सिमिलरली अब मेरे पास अनबैलेंस्ड है तो ये वाली कंडीशन है C1/C3 नॉट इक्वल टू C2/C4। ओके, सोल्विंग अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करूँगा तो मेरे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। देन वी कैन Q3 Q। ओके, मेरे पास अगर एक बार x एंड y आ गया तो मैं ये इस पे भी चार्ज फाइंड कर सकता हूँ। Q1 कितना होगा, Q2 Q3 Q4 Q5, ये सारे चार्जेस मैं फाइंड कर लूँगा। थर्ड, मेरे को पता चल जाएगा नेट चार्ज मैंने बैटरी से कितना निकाला है, Q, दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3। ओके, फोर्थ, अब मेरे को सी इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए सिंपली क्या करना है, Q डिवाइड बाई V, तो मेरा सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। सो आप अगर आपको मतलब ये समझ में भी नहीं आया तो आप इसको 2 से 3 बार देखिए और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल कीजिए, क्योंकि ये रियली में फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो बच्चों को टफ लगता है ना। बट इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, बट बैलेंस व्हीट स्टोन भी इससे आ सकता है। ओके, सो चार्ज शेयरिंग एंड हीट जनरेटेड क्या होगा, तो ये देख लेते हैं। कनेक्टेड सेम पोलैरिटी, अगर मैंने दो कैपेसिटर को सेम पोलैरिटी में कनेक्ट कर दिया तो कितना चार्ज शेयर होगा और हीट कितनी जनरेट होगी, वो सब चीज़ें देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने कनेक्ट कर दिया, तो इसके पास मान लेता हूँ V1 वोल्टेज है, V2 वोल्टेज है इनिशियली टी टाइम टू 0 पे। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद इनका क्या होगा, वोल्टेज सेम हो जाएगा, स्टेडी स्टेट में आ जाएंगे, जितना चार्ज फ्लो होना होगा फ्लो हो जाएगा और स्टेडी स्टेट में आ जाएंगे। अब मेरे से पूछा जाता है कि काफ़ी केसेस में V1 V2 क्या होगा, वो पॉइंट करने के लिए, मतलब V फाइनल में स्टेडी स्टेट में आने के बाद V क्या हो जाएगा वो फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लेते हैं। V के लिए मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो आप, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं, 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। ओके, सो आप इसको याद रख सकते हो। नाउ हीट डिसिपेटेड के लिए फॉर्मूला कितनी हीट जनरेट हुई, सो उसके लिए फॉर्मूला होता है मेरे पास C1 C2 डिवाइड बाई 2 इंटू C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ओके, अब कनेक्टेड विद अपोजिट पोलैरिटी, अगर मैंने इनको अपोजिट पोलैरिटी से कनेक्ट किया तो इनका मतलब कितना हीट जनरेट वगैरह होगा, ये सब चीज़ें देख लेते हैं। मान लीजिए अगर मैंने इनको अपोजिट पोलैरिटी मतलब इसका प्लस इसका माइनस इसका माइनस इसका प्लस आपस में कनेक्ट कर दिया t इक्वल्स टू 0 पे, तो चार्ज फ्लो होगा ऑब्वियसली। स्टेडी स्टेट पे आने के बाद कुछ सर्टेन वोल्टेज अटेन कर लेंगे और पोलैरिटी सेम हो जाएगी, जब चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपस में इनके। ओके, सो वो चीज़ देख लेते हैं हम स्टेडी स्टेट में क्या होगा। टी स्टेडी स्टेट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट टाइम बाद क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस बहुत सेम हो जाएगा, चार्ज शेयरिंग स्टॉप हो जाएगी। सो उस टाइम पे वोल्टेज क्या हो जाएगा इनका, जब अपोजिट पोलैरिटी होगी तो इनमें माइनस आ जाएगा, V1 माइनस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। एंड हीट कितना आ जाएगी, C1 C2 डिवाइड बाई 2 C1 प्लस C2 और V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर आ जाएगी। ओके, सो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। हीट इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल भी, और कंसेप्ट वाइज चलोगे तो क्या होगा, इनिशियल एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी उसको फाइनल में से माइनस कर दोगे तो आ जाती है हीट जनरेट कितनी हुई, हीट वेस्टेज कितना आया उसमें। ओके, डाइलेक्ट्रिक में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो मान लीजिए इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जिसका चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो इसके इस एंड पे मान लीजिए प्लस का है तो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर माइनस चार्ज आके मतलब फ्लो होने लगे और यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्या होगा, जितने भी इसके प्लस चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा उन पर और वो इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पर प्लस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हो जाएगी, है ना। चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड बाय पॉजिटिव चार्जेस, चार्ज डेंसिटी इंड्यूस बाय पॉजिटिव चार्ज, और सिमिलरली यहाँ पर चार्ज डेंसिटी इंड्यूस बाय नेगेटिव चार्ज आ जाएगी,
जिसके कारण क्या होगा, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी अंदर की साइड, ओके, जो कि अपोज कर रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड को। ना अब मुझसे पूछता है कि ओके क्या होगी, जो कि चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुई है उसका मैग्नीट्यूड पूछता है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। ओके, इंसुलेटर गेट पोलराइज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पोलराइजेशन के कारण होता है। कई बार पूछ ले कौन सा फिनोमिना के कारण हुआ ये पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, उसको हम के और ई आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो मूव करते हैं आगे। के जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एयर और वैक्यूम के लिए 1 होता है और मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है। ई नेट क्या हो जाएगा मेरे पास, ई माइनस ई आई हो जाएगा। ओके, सो ई नेट क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर मुझे पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई बाई के हो जाती है। ओके, okay, so dielectric for air and vacuum will be 1 and metal for metal will be infinity. So now let's start the derivation for induced charge induced density. Okay, so E net क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर E बाई के हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, सो E माइनस E इंड्यूस हो जाएगी हमारे पास E net, E बाई के इक्वल्स टू E माइनस जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि चार्ज इंड्यूस क्या आ जाएगा, चार्ज इंड्यूस डेंसिटी आ जाएगी। ओके, सो जो कि हो गया मेरे पास एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के। ये चीज़ काफ़ी बार पूछी जाती है मुझसे नीट में, सो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। ओके गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्लैब्स इन कैपेसिटर। ओके, मान लीजिए मैंने किसी कैपेसिटर में अगर स्लैब लगा दिया, यहाँ पर प्लस चार्ज डेंसिटी माइनस, यहाँ पर प्लस की इंड्यूस्ड, यहाँ पर माइनस की इंड्यूस्ड। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया वो उसकी वैल्यू हमारे पास के है। ओके, सो मेरे पास क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, के टाइम्स हो जाता है ना। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस होता है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, अगर उसका कैपेसिटेंस पहले सी था तो डाइलेक्ट्रिक के आने के कारण उसका कैपेसिटेंस के सी हो जाता है, तो दैट इज सी इक्वल्स टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ओके, एंड चार्ज इंड्यूस कितना, चार्ज इंड्यूस डेंसिटी कितनी हो जाती है, सिग्मा टाइम्स 1 माइनस 1 बाई के, और चार्ज इंड्यूस क्या हो जाता है, क्यू मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 बाई के। ओके गाइस, let's see move forward. Effect of inserting dielectric in a capacitor. कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक अगर इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर। अब इसके दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट वाला केस देख लेता हूँ मैं, एट अ कांस्टेंट वोल्टेज पे क्या होगा हमारे पास। एट अ कांस्टेंट वोल्टेज मतलब कि वोल्टेज कांस्टेंट कब होगा, जब बैटरी कनेक्टेड होगी हमारी। सो देख लेते हैं, बैटरी कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं हम कैपेसिटर में। सो इस केस में क्या होगा हमारे पास, हमें पता है कि कैपेसिटर अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होगा तो कैपेसिटर क्या होगा, इंक्रीज होगा, सी इंक्रीजेस। सेकेंड चीज, चार्ज भी इंक्रीज होगा मेरे पास, है ना, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है। वी इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास, क्यू बाई सी। अगर मेरे पास क्यू भी इंक्रीज होगा, सी भी इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, वी कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो वी कांस्टेंट रहता है, ई इज कांस्टेंट, वी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरे पास, वी बाई डी। ओके, सो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, क्यों, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं हाफ सी वी स्क्वायर, और सी क्या इंक्रीज हुआ है, के टाइम्स, तो के सी, सो के टाइम्स इंक्रीज हो गया। ओके, सो नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है, एट अ कांस्टेंट चार्ज। कांस्टेंट चार्ज का मतलब क्या है, बैटरी रिमूव कर दिया हमने, ठीक है, बैटरी रिमूव करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस केस में देख लेते हैं क्या होगा मेरे पास, डाइलेक्ट्रिक अगर इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा। फर्स्ट केस क्यू कांस्टेंट रहेगा मेरे पास, सेकंड कैपेसिटर तो इंक्रीज करता ही है, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब क्या होगा मेरे पास, क्यू इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, सी वी, क्यू कांस्टेंट है, सी इंक्रीज करे तो वी क्या होगा मेरे पास, डिक्रीज क्या होगा, सो वी क्या हो जाएगा, वी बाई के, ठीक है। सो यहाँ से मैंने आपको बता दिया, और वी डिक्रीज किया तो ई भी डिक्रीज क्या होगा, ई बाई के हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मेरे पास, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू कॉन्स्टेंट है, सी क्या होगा, इंक्रीज, तो यू क्या होगा मेरे पास, डिक्रीज। ओके, ये सब केसेस थे हमारे पास, जो कि हमारे पास क्या होंगे जब चार्ज कॉन्स्टेंट होगा और डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होगा उस केस में। ओके, आगे मूव करते हैं। सो यहाँ देख लेते हैं, कैपेसिटर फॉर मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब कि मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कैपेसिटर क्या होगा।
मान लीजिए मेरे पास कैपेसिटर है और इसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया विद द विड्थ ऑफ टी। ओके, और कैपेसिटर की विड्थ दी है मुझे पास टी डी। तो इस केस में कैपेसिटर क्या चेंज हो जाएगा मेरे पास, कैपेसिटर का फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे इस केस के लिए। सेकेंड, और मेरे पास K1 एक कैपेसिटर डाला गया और K2 दूसरा, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक डाला गया किन्हीं दो कैपेसिटर के बीच में विद अ विड्थ ऑफ D1 एंड D2। सो इसमें केस में कैसे सोल्व करेंगे इसको, पहले वाले को C1 मान लेंगे और सेकेंड वाले को C2 मान के फिर सोल्व करेंगे आप। C1 क्या हो जाएगा मेरे पास K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी एंड C2 हो जाएगा मेरे पास K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ओके, सो अगर सिमिलर अगले केस में क्या होगा मेरे पास एक कैपेसिटर है, उसमें इस तरीके से एक पैरेलली हमें दो डाइलेक्ट्रिक अगर जोड़ दिया जाए तो किस तरीके से सोल्व करेंगे, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन मान के सोल्व कर लेंगे। सो सी इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट फाइनल केस की तरफ देखते हैं। और मेरे पास 4 डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिए गए, मान लीजिए K1 K2 K3 K4 इस तरीके से। तो उनको सोल्व कैसे करेंगे हम। फर्स्ट केस मान लीजिए हम इनको ऐसे मान लेंगे सीरीज में, ऊपर वाले दो को और नीचे वाले दो को सीरीज में मान लेंगे और ये आपस में पैरेलल ला के इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल सकते हैं। बट हम इनको ऐसे नहीं कर सकते, इन दोनों को पैरेलल मान के और इन दोनों को पैरेलल फिर सीरीज मान के सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं करना आपको। अब आरसी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग देख लेते हैं हम रेजिस्टेंस के साथ। चार्जिंग वाला केस देख लेते हैं पहले। और कैपेसिटर कोई है और उसके साथ रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो उस केस में चार्जिंग वाले केस में क्या होगा, एट टी इक्वल्स टू जीरो में क्या होगा, चार्ज फ्लो नहीं हो रहा होगा तो क्यू इक्वल्स टू जीरो होगा। एट टी इक्वल्स टू रैंडम टी पे क्या होगा, क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी हो जाएगा। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रख सकते हो, कई बार ये डायरेक्ट पूछा जाता है नीट में। और इसका कर्व ऐसा बनेगा 0.63 पे क्यू नॉट आया जाएगा मैक्सिमम चार्ज और ऐसा होगा। ठीक है, क्यू नॉट इक्वल्स टू सी वी। ओके, और डिस्चार्जिंग के केस में क्या हो रहा होगा मेरे पास, मैक्सिमम चार्ज से डिस्चार्ज हो रहा होगा 0.37, ये इसकी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है टाउ की। ठीक है, ओके सोल्व करते हैं। टी इक्वल्स टू जीरो पे क्या होगा मेरे पास मैक्सिमम चार्ज, उसके बाद डिक्रीज हो रहा होगा क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी आर सी। ठीक है, आर सी इक्वल्स टू टाउ, ये क्या होता है मेरे पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू। अब आपको ये सब चीज़ें याद रख लेनी है डायरेक्ट, इनमें ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करना आपको। जैसे ये थ्योरी है जितनी भी, इतनी सफिशिएंट है नीट के PYQs बनाने के लिए, और जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके लिए सफिशिएंट है। ओके, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। ओके, एट टी इक्वल्स टू जीरो कैपेसिटेंस बिहेव एज कंडक्टिंग वायर। टी इक्वल्स टू जीरो पे क्या होगा, चार्ज सारा फ्लो होता जा रहेगा, फ्लो होता जा रहा होगा, तो मतलब कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा होगा, और बस वायर की तरह बिहेव कर रहा होगा। एट स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, सारा चार्ज क्या होगा, फ्लो हो चुका होगा, मैक्सिमम चार्ज अटेन कर चुका होगा कैपेसिटर, तो ये ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा, आगे चार्ज अब और फ्लो नहीं होने देगा। ओके, सो इसके साथ थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो।